हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। हम लोग पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लास 4 में साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 शुरू होने वाला है। प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ जानेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगर किसी देश के संविधान को समझना हो तो उसकी चाबी कहाँ मिलेगी? उसकी प्रस्तावना में। आज हम इसी प्रिएम्बल यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की गहराइयों में उतरेंगे। एक बहुत ही मशहूर कानूनविद थे एन.ए. पालकीवाला। उन्होंने प्रिएम्बल को संविधान का पहचान पत्र कहा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पहचान पत्र, ये आइडेंटिटी कार्ड हमारे देश के बारे में क्या कहता है? तो चलिए इस आइडेंटिटी कार्ड को जरा और करीब से देखते हैं। एक एक करके इसके हर हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो ये है हमारे संविधान की प्रस्तावना का पूरा टेक्स्ट। दिलचस्प बात यह है कि इसका आधार पंडित नेहरू का ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन था, जिसे संविधान सभा ने अपनाया था। अब इसे आसानी से समझने के लिए हम प्रिएम्बल को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला, संविधान को ताकत कहाँ से मिलती है? जवाब है भारत के लोगों से। दूसरा, हमारा देश, हमारा राज्य कैसा है? तीसरा, हमारे संविधान के मकसद क्या हैं? और चौथा, इसे अपनाया कब गया? ठीक है, तो अब दूसरे हिस्से पर फोकस करते हैं। वो 5 खास शब्द जो बताते हैं कि भारत एक देश के तौर पर कैसा है। ये शब्द आप कह सकते हैं हमारे देश की नींव हैं। पहला शब्द है संप्रभु या सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत पूरी तरह से एक आज़ाद देश है। हमारे ऊपर किसी और देश का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने फैसले, चाहे वो देश के अंदर के हों या बाहर के, खुद लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अगला शब्द है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। अच्छा, ये शब्द ओरिजिनल प्रिएम्बल में नहीं था, इसे 1976 में जोड़ा गया। ये भारत की डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसका मकसद गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और मौकों की गैर बराबरी को खत्म करना हो। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। भारत का समाजवाद कम्युनिस्टिक सोशलिज्म से एकदम अलग है। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मतलब एक मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स साथ साथ काम करते हैं। आप इसे मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक यूनिक ब्लेंड भी कह सकते हैं। तीसरा शब्द धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर। देखिए, भारत के केस में इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार धर्म को नहीं मानती। इसका मतलब है कि सरकार का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जहां सभी धर्मों को एक बराबर दर्जा और सपोर्ट दिया जाता है। फिर आता है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। ये इस आइडिया पर बेस्ड है कि सबसे ज्यादा पावर, सुप्रीम पावर, देश के लोगों के पास है। भारत में हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं, जहां लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं जो उनकी तरफ से शासन करते हैं। और जैसा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कितनी खूबसूरती से कहा था, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं चल सकती जब तक उसकी नींव में सोशल डेमोक्रेसी ना हो, एक ऐसी जीवन शैली जो आज़ादी, बराबरी और भाईचारे को मानती हो। और पांचवां और आखिरी कीवर्ड है गणराज्य यानी रिपब्लिक। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे देश का जो मुखिया है यानी राष्ट्रपति, वो हमेशा एक फिक्स टर्म के लिए चुना जाता है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये मोनार्की यानी राजशाही से बिल्कुल अलग है, जहां राजा या रानी का पद विरासत में मिलता है। चलिए अब प्रिएम्बल के अगले हिस्से पर चलते हैं। ये वो हिस्सा है जो नागरिकों से कुछ वादे करता है, एक बेहतर समाज का विजन देता है। तो ये 4 वादे क्या हैं? पहला, जस्टिस यानी न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा, लिबर्टी यानी आज़ादी, सोचने की, बोलने की, विश्वास की, धर्म की और पूजा करने की। तीसरा है इक्वालिटी यानी समानता, स्टेटस की और अवसर की। और चौथा, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, जो हर इंसान की गरिमा और देश की एकता को पक्का करे। लेकिन प्रिएम्बल की कहानी में एक ट्विस्ट भी है। एक बड़ी कानूनी बहस छिड़ गई थी और सवाल ये था कि क्या प्रिएम्बल असल में संविधान का हिस्सा है भी या नहीं। इस स्लाइड पर आप सुप्रीम कोर्ट के बदलते हुए फैसलों को देख सकते हैं। देखिए, 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में कोर्ट ने कहा कि प्रिएम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर 1973 में एक लैंडमार्क केस, केशवानंद भारती केस में कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया और कहा कि प्रिएम्बल संविधान का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और फिर 1995 में एलआईसी ऑफ इंडिया केस में इस बात पर फिर से मोहर लगा दी गई।
और इसी केशवानंद भारती केस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन निकल कर आया, बेसिक फीचर्स डॉक्ट्रिन या मूल ढांचे का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि संसद प्रियम्बल के फंडामेंटल फीचर्स यानी उसकी बुनियादी बातों को अमेंडमेंट के जरिए भी नहीं बदल सकती। ये एक तरह से संविधान की आत्मा पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। तो इस पूरी कानूनी लड़ाई का नतीजा क्या निकला? प्रियम्बल की ताकत पर और क्या उसमें बदलाव किया जा सकता है, इस पर क्या असर पड़ा? ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन हमारे इतिहास में प्रियम्बल को सिर्फ एक बार बदला गया है। सिर्फ एक बार। ये खुद बताता है कि ये कितना स्थिर और महत्वपूर्ण है। और ये अकेला संशोधन 1976 में हुआ था, 42nd अमेंडमेंट के जरिए। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। संविधान सभा के एक सदस्य थे पंडित ठाकुर दास भार्गव। उनके शब्द प्रियम्बल के महत्व को बिल्कुल सही तरीके से बताते हैं। उन्होंने कहा था, प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, ये संविधान की आत्मा है। इससे बेहतर शायद ही कोई कह सकता। तो आखिर में के.एम. मुंशी की बात पर वापस आते हैं। उन्होंने प्रियम्बल को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा था। तो सवाल ये है कि ये जन्म कुंडली हमारे भविष्य के बारे में क्या बताती है? ये ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।